हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों, 12th अकाउंटेंसी में हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, साझेदारी के मूल तत्व। और साझेदारी के मूल तत्व के अंतर्गत मैं आप लोगों को पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है वो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आहरण पर ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है उसकी हम गणना करेंगे। बच्चों, आहरण किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोगों को मालूम है। जब व्यापार का मालिक व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम आहरण कहते हैं। अब जहां एकाकी व्यापार होता है वहां तो एक ही व्यक्ति निकालेगा, वो आहरण होगा। लेकिन जब पार्टनरशिप में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग होते हैं तो उसमें से मान लो 4 साझेदार है तो चारों आहरण करेंगे, मतलब व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए पैसा निकालेंगे आवश्यकता पड़ने पर। तो उस आहरण के ऊपर ब्याज लिया जाता है फर्म के द्वारा, व्यापार के द्वारा। तो आहरण पर ब्याज की एक दर होती है जो कि उनके बीच में जब भी समझौता होता है उस समझौते में निश्चित की जाती है कि यदि कोई साझेदार फर्म से आहरण करेगा तो उस पर कितनी प्रतिशत की दर से आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। ये तो ब्याज तो हो, ब्याज की दर तो होगी, लेकिन साथ में साझेदारों के द्वारा जो आहरण किया जाता है वह अलग अलग तरीके से किया जाता है। कभी भी कितनी भी राशि का आहरण कर सकता है, ये हो सकता है। दूसरा, वो एक निश्चित धनराशि निश्चित समय अंतराल पे करे, प्रत्येक माह के प्रारंभ में करे आहरण, प्रत्येक माह के अंत में आहरण करे, प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करे, या एवरी क्वार्टरली प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में करे, प्रत्येक तिमाही के अंत में करे, प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करे। ऐसे अलग अलग तरीके से साझेदार फर्म से अपने निजी उपयोग के लिए राशि का आहरण कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आहरण पर ब्याज वार्षिक होता है, ब्याज की जो दर होती है वो वार्षिक होती है। और यहाँ पर वो अलग अलग तारीखों में यदि आहरण करता है तो वहां पर हमें माह के अनुसार राशि की गणना, ब्याज की राशि की गणना करना पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए कुछ विधियां हैं जिसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी का चौहान एकेडमी खंडवा में वेलकम है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, आप लोगों के सामने दिया गया है आहरण पर ब्याज की गणना। स्टूडेंट्स, आहरण पर ब्याज, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हमारे सामने जो दिया गया है वो है गुणनफल विधि। पहली जो विधि हमारे सामने जो दी गई है वो कौन सी विधि है? गुणनफल विधि। दूसरी विधि है औसत भुगतान विधि और तीसरी विधि है साधारण ब्याज विधि। साधारण ब्याज विधि तो सिंपल है, जब भी उसने आहरण किया गुणित दर गुणित समय बटे 100 गुणित 12। ये वाली जो विधि है ये हम आप लोगों ने साधारण ब्याज जो निकालना सीखा होगा कि भाई आहरण की जो आहरण किया है उसने 5000 का आहरण किया तो उसकी दर क्या है और कितनी अवधि का है। मान लो उसने मार्च में किया है तो मार्च से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं उतने महीने का ब्याज निकाल लेंगे। तो ये साधारण ब्याज विधि होगी। लेकिन ये जो दो विधियां हैं इसमें जो पहली विधि है गुणनफल विधि, पहली विधि कौन सी है? वो है गुणनफल विधि। अब ये गुणनफल विधि में आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है? देखिए, उसका फॉर्मूला दिया है गुणनफल का योग, गुणनफल का योग गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित 12। अब देखिए, ये और ये तो कॉमन है। गुणनफल का योग कहां से आएगा? तो गुणनफल का योग करने के लिए हमारे पास में एक टेबल होती है, उससे हमें गुणनफल निकालना होता है। और वो टेबल के अनुसार, वो टेबल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं डेट, किस डेट को उसने आहरण किया, कौन सी तारीख को आहरण किया। उसके बाद में होता है अमाउंट, उसने कितने रुपए का आहरण किया। और थर्ड नंबर पे कॉलम होता है मंथ। मंथ मतलब जिस तारीख को हम आहरण पर ब्याज की गणना कर रहे हैं तो आहरण से लगा करके, आहरण की तारीख से जिस तारीख को हम गणना कर रहे हैं उस तारीख तक कितने महीने हो रहे हैं। तो मंथ और अमाउंट का, मान लो उसने 5000 रुपए का आहरण किया और उसने कितनी तारीख को? 1 अप्रैल को आहरण किया, अप्रैल
फर्स्ट को उसने आहरण किया। ठीक है, अब 31 दिसंबर को यदि खाते बंद हो रहे हैं तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। तो मंथ कितने हो गए? 9 महीने। तो यहां पर हमारे सामने प्रोडक्ट आ जाएगा। हमारे सामने क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आपस में। बस इतना आपको करना है। कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक। उसी के बाद उसने 1 मई को या फिर 1 जून को किया। जून फर्स्ट को उसने आहरण किया। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसने 1,000 रुपए का आहरण किया जून को। तो 7 महीने हो रहे हैं। 1,000 गुणित 7 कितने हो जाएंगे? 7,000 रुपए। फिर उसने अगस्त में किया, 1 अगस्त को आहरण किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हो रहे हैं। तो यहाँ पर उसने 2,000 का आहरण किया। 5 महीने का 2 पंजे 10,000 हो गया। इस प्रकार से ये जो आता है, इसका टोटल जो प्रोडक्ट है, ये टोटल प्रोडक्ट को जोड़ दिया जाता है। जैसे 45, 55 और ये 62,000 हो गया। ये होता है गुणनफल का योग। हमने ये जो गुणनफल किया है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, ये जो दोनों का आपस में गुणा किया है, ये उनका गुणनफल है। और ये गुणनफल का जो टोटल है 62,000 रुपए, ये यहां पर हम लिखेंगे 62,000 रुपए गुणित ब्याज की दर यदि 10% होगी, 100 गुणित 12। ये गुणनफल विधि होती है। आपको तारीख मालूम होना चाहिए, उस तारीख में कितना आहरण किया है वो मालूम होना चाहिए, और आप ब्याज की गणना कौन सी तारीख में कर रहे हैं, मतलब वर्ष के अंत में 31 मार्च को कर रहे हैं कि 31 दिसंबर को कर रहे हैं। तो जिस तारीख को आहरण किया, वहां से जिस तारीख को आप खाते बंद कर रहे हैं, वो उस तारीख तक कितने महीने हो रहे हैं, उसका आपको आहरण की राशि में मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे जितने भी आहरण किए उन सभी का टोटल करेंगे, तो वो हो जाएगा गुणनफल का योग। ब्याज की दर दी होगी बटे 100 गुणित 12। तो आपका आ जाएगा ब्याज, आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड कौन सी? हमारी औसत भुगतान विधि। सेकंड मेथड है हमारी औसत भुगतान विधि। अब भाई ये गुणनफल विधि में तो क्या है, हमें एक टेबल बना करके वो सभी का गुणा करना पड़ेगा, गुणनफल का योग निकालना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो औसत भुगतान तिथि जो है, इसमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। औसत गुणनफल विधि कब लागू होगी? गुणनफल विधि कब लागू करेंगे? पहली बात, गुणनफल विधि लागू करने के लिए आहरण की राशि निश्चित न हो। आहरण की राशि निश्चित न हो। उसने पहले महीने में 2,000 का आहरण किया, अगले 2 महीने के बाद में उसने 5,000 का आहरण किया, फिर उसके अगले महीने में उसने 1,000 का आहरण किया। उसका आहरण निश्चित नहीं है, उसकी जो राशि फिक्स नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे? गुणनफल विधि इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आहरण की जो दिनांक है, आहरण की जो अवधि है, दिनांक नहीं, आहरण की अवधि भी निश्चित नहीं है। वो कभी भी आहरण कर रहा है, निश्चित समय अंतराल नहीं है। जैसे प्रत्येक माह ऐसा नहीं है। वो उसने जनवरी में यदि आहरण किया तो फिर उधर 2 महीने के बाद में आहरण किया, उसने मार्च में किया, उसके बाद जस्ट अप्रैल में आहरण कर लिया, फिर 4 महीने बाद आहरण कर रहा है। तो उसका यहाँ पर जो आहरण की जो अवधि है वो निश्चित नहीं है। यदि ये 2 कंडीशन आती है कि आहरण की राशि निश्चित नहीं है और आहरण की जो अवधि है वो भी स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है, निश्चित नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? ऐसी स्थिति में हम गुणनफल विधि का इस्तेमाल करेंगे। और वो टेबल बनाएंगे जो मैंने बताई, डेट, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, वो आ जाएगा गुणनफल का योग मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 100 गुणित 12। मतलब गुणनफल विधि का यूज हम कब करेंगे? जब आहरण की राशि निश्चित ना हो, आहरण की अवधि निश्चित ना हो, ऐसी कंडीशन में गुणनफल विधि का उपयोग करेंगे। दूसरी बात, अब दूसरी बात आ रही है हमारे पास में
दूसरी विधि कौन सी है? औसत भुगतान विधि। अब ये औसत भुगतान विधि का यूज कब किया जाएगा? नंबर एक, जब आहरण की राशि निश्चित हो, आहरण की राशि निश्चित हो और आहरण की जो अवधि है, आहरण की जो अवधि है वो अवधि भी निश्चित हो, अवधि भी निश्चित हो। प्रत्येक माह की 1 तारीख को 1000 रुपये आहरण कर रहा है, प्रत्येक माह की 1 तारीख को 1000 रुपये आहरण कर रहा है। मतलब जनवरी में 1000 का आहरण किया, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, और 1,000 रुपये का आहरण कर रहा है। यहाँ पर उसकी निश्चित 1 माह के अंतराल पे, और दूसरा 1,000 रुपये आहरण कर रहा है। ये दो बातें यदि लागू हो रही है कि आहरण की राशि निश्चित है, आहरण की अवधि निश्चित है, तो उस कंडीशन में हम औसत भुगतान विधि का उपयोग करेंगे। और उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए गए, उसके लिए अलग अलग विधि है। जैसे आहरणों का योग, उसने मान लो हर एक महीने की 1 तारीख को 1000 का आहरण किया, तो 12 महीने के कितने आहरण हो गए? 12,000। तो 12,000 गुणित औसत माह, यहां पर क्या आएगा? गुणित औसत माह और गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित 12। तो ये जो औसत माह है ये कैसे निकाला जाएगा? ये जो दिया है औसत माह, भाई वो हर माह के प्रारंभ में आहरण कर सकता है, हर माह के अंत में भी आहरण कर सकता है, हर माह के मध्य में आहरण कर सकता है, और ऐसे प्रत्येक माह ऐसा निश्चित कर सकता है। तो ऐसी अवधि में, ऐसे में औसत माह निकाला जाता है, औसत माह, एवरेज मंथ निकाला जाता है। तो एवरेज मंथ के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला क्या है देखिए, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो है नंबर 1, आहरण पर ब्याज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये आपको बिल्कुल लिख लेना है, इनको याद करना है, इसके बाद ही आप आहरण पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। नंबर 1, यदि साझेदार नियमित रूप से एक निश्चित धनराशि, नियमित रूप से मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर, और निश्चित राशि मतलब फिक्स राशि, पहली बार 5,000 आहरण किया तो दूसरी बार भी वो 5,000 ही, ऐसे हर बार 5,000 ही आहरण करेगा। तो नियमित रूप से एक निश्चित धनराशि प्रत्येक माह के प्रारंभ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, मतलब यदि वो 1 जनवरी को आहरण कर रहा है तो उधर 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, प्रत्येक माह के प्रारंभ में यदि आहरण करता है तो कुल आहरण राशि पर, कुल आहरण राशि मतलब मैंने अभी बताया कि उसने 1 जनवरी को आहरण किया, 1 जनवरी को उसने 1,000 का आहरण किया, 1 फरवरी को उसने 1,000 का आहरण किया, 1 मार्च को 1,000 का आहरण किया, तो ऐसे 1 दिसंबर तक वो 1,000 रुपये आहरण करता जाएगा, तो कुल आहरण कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये का आहरण हो जाएगा। तो कुल आहरण राशि 12,000। अब इस पर ब्याज कितने महीने का लगाएंगे? औसत माह कितना होगा? तो इस पर औसत माह होंगे 6.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। यदि साझेदार एक निश्चित धनराशि प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकालता है तो उस पर 6.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि के आहरण करने पर 6.5 माह के ब्याज की गणना की जाएगी। दूसरी बात, दूसरा रूल है, यदि एक निश्चित धनराशि प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह जैसे 30 जनवरी को या 31 जनवरी को, उधर 28 फरवरी को, 31 मार्च को, 30 अप्रैल को, 31 मई को, 30 जून को, 31 जुलाई को, इस प्रकार से हर माह के अंत में यदि वो निश्चित धनराशि आहरण करता है तो कुल आहरण पर 5.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। यहाँ 5.5 माह और यहाँ 6.5 माह। प्रत्येक माह के प्रारंभ में यदि आहरण करता है निश्चित राशि का तो 6.5 माह, प्रत्येक माह के अंत में यदि आहरण करता है तो 5.5 माह,
और प्रत्येक माह के मध्य में, प्रत्येक माह के मध्य में 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख को आहरण कर रहा है, वो हर माह की 15 तारीख को आहरण कर रहा है, तो उस पर हम 6 माह का ब्याज लगाएंगे। कितने माह का ब्याज लगाएंगे? 6 माह का ब्याज लगाएंगे, 6 महीने का ब्याज लगेगा। ये औसत माह है ना, ये अवधि हो गई। प्रत्येक माह के प्रारंभ में निश्चित राशि आहरण करता है तो 6.5 माह, प्रत्येक माह के अंत में आहरण करता है तो 5.5 माह, और प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता है तो 6 माह। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है, यदि एक निश्चित धनराशि प्रत्येक तिमाही, ये तो हमने प्रत्येक माह लिया, अब वो हर महीने नहीं, प्रत्येक तिमाही, प्रत्येक तिमाही मतलब कि उसने आहरण की जाती है। तो यदि एक निश्चित धनराशि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में आहरण की जाती है, प्रत्येक तिमाही मतलब जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, वो 1 अप्रैल को आहरण कर रहा है, अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को आहरण कर रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को आहरण कर रहा है। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में यदि आहरण करता है तो उस पर 7.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। 7.5 माह, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में यदि आहरण करता है तो 7.5 माह, प्रत्येक तिमाही के अंत में यदि वो आहरण करता है तो 4.5 माह, 4.5 माह, प्रत्येक तिमाही के अंत में यदि आहरण करता है तो 4.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। फिर अगला रूल क्या है? यदि एक निश्चित धनराशि प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है तो उस पर 6 मंथ का ब्याज लगाएगा। मध्य में यदि आहरण करता है तो 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा। और निर्देश के अभाव में ब्याज की गणना किसी भी विधि से की जा सकती है, और यदि प्रश्न में ब्याज की राशि दी गई है तो आहरण पर ब्याज की गणना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो रूल है, ये रूल गोल्डन रूल है आहरण पर ब्याज की गणना करने के। गोल्डन रूल। एक और गोल्डन रूल है कि जब आहरण की राशि दी गई हो, ब्याज की कोई अवधि नहीं दी गई हो, उस कंडीशन में 6 माह का ब्याज उस पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपको रूल याद रखना है। प्रत्येक माह के प्रारंभ में 6.5 माह, प्रत्येक माह के अंत में 5.5, प्रत्येक माह के मध्य में 6 माह। इसी प्रकार से प्रत्येक माह की तिमाही में 7.5 माह का, प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरण करता है तो 4.5 माह, और प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण करता है तो 6 माह का ब्याज उस पर लगाया जाएगा आहरण के ऊपर। ठीक है, तो ये बातें हमें बिल्कुल याद रखना है और इसी के आधार पर हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। ये बिल्कुल रूल्स लिख लेना आपने, क्योंकि इसमें से कोई सा भी किसी भी आधार पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। रमन और बबन एक फर्म में साझेदार हैं, 2 पार्टनर हैं। रमन प्रति माह 2000 रुपए व्यक्तिगत व्यय हेतु आहरित करता है, प्रति माह। ठीक है, साझेदारी संलेख के अनुसार आहरण पर 10% ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज की दर कितनी है? प्रति माह वो कितना आहरण कर रहा है? 2000 रुपए। आहरण की राशि मिल गई कि प्रति माह कितना आहरण कर रहा है? 2000। आहरण पर प्रतिशत आ गए, ब्याज की दर कितनी आ गई? 10% आ गई। रमन के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया हो, प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया हो, प्रत्येक माह के अंत में किया गया हो, या प्रत्येक माह के मध्य में किया गया हो। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया गया तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? 6.5 माह, अंत में 5.5 माह, और मध्य में 6 माह। ये औसत अवधि आ गई। अब हमें फॉर्मूला क्या लिखना है? कुल आहरण गुणित औसत माह गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित 12। उसका फॉर्मूला क्या है? कुल आहरण गुणित औसत माह गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित 12। कुल आहरण 2000 रुपए प्रति माह, 12 दूनी 24,000, 12 महीने के 2-2 हजार के हिसाब से 24,000। प्रत्येक माह के प्रारंभ में कर रहा है मतलब 6.5 माह,
6.5 को कैसे लिखेंगे? 2 6 12 और 1 13 बटे 2, और आहरण की दर कितनी है? 100/12। ये इस प्रकार से दिशा पंजे 100, ये आ गया 1300 रुपए। ये आ गया आंसर हमारा। ब्याज की राशि आ गई 1300 रुपए। ठीक है, अब इसको मैं, एक तो मैंने ये रफ बताया, अब आप लोगों को मैं टेबल के हिसाब से बताता हूं कि इसको हम किस प्रकार से, यदि परीक्षा में आता है तो तीनों को हम टेबल के रूप में करके बताएंगे। प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के अंत में, तो उसको किस प्रकार से किया जाएगा। जो मैंने रूल्स बताए हैं वो रूल्स आप याद रखोगे, गोल्डन रूल है वो, ये आधार पर आप वो कर सकते हो। यहाँ पर 3 अलग अलग है ना, तो रमन, और बबन, 2 पार्टनर हैं। प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के अंत में और प्रत्येक माह के मध्य में। नंबर 1, ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं विवरण। विवरण या पर्टिकुलर, चलिए उसको अंग्रेजी में करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन है? रमन, और ये है बबन। ठीक है, पहली वाली कंडीशन क्या बोल रही है? प्रत्येक माह के प्रारंभ में, बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। प्रत्येक माह के प्रारंभ में यदि वह आहरण करता है तो उस पर आहरण पर ब्याज कितना आएगा? यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? टोटल आहरण, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ। इसको थोड़ा सा बारीक करें। टोटल ड्राइंग एवरेज मंथ और रेट 12। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला यहां भी लागू होगा। टोटल
ड्राइंग एवरेज मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पर टोटल ड्राइंग कितना है, 2000 रुपये प्रति माह है। 2000 रुपये प्रति माह आहरण कर रहा है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये हो जाएगा। अब प्रत्येक माह के प्रारंभ में यदि आहरण करता है तो उस पर एवरेज मंथ जो आता है, एवरेज मंथ आता है वह आता है 6.5, 6.5 माह का। तो 6.5 माह को हम किस प्रकार से लिखते हैं, 6 सही 1/2। इस प्रकार से उसको लिखा जाता है 6 सही 1/2, मतलब 2 6 12 और 1 13/2। तो 13 गुणित रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 100 गुणित 2 गुणित 12, 13/2 है तो 2 नीचे आएगा, और 10%, 10 गुणित 100 और 12 माह आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसने कितना आहरण किया, रमन प्रति माह 2000 रुपये आहरण करता है। तो यहाँ पर तो रमन ही है यार, हम बवन को जबरन में शामिल कर रहे हैं, है ना, एक का ही हमें कैलकुलेशन करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से 5 कट गया, 12 दूनी 24, 20 पंजे 100 और 1300, ये आ गया। ठीक, इसके बाद में अगला कौन सा है, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो कितने माह का लगेगा, 5.5 माह का लगेगा प्रत्येक माह के अंत में। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लागू होगा, 24,000। अब 5.5 माह को कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10, 11/2, 11 गुणित 10, 100, 2, 12। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और 2 से 1200 बार, और ये 12 एकम 12, 100 गुणित 11, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। फिर थर्ड वाला कौन सा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर माह के मध्य में यदि वह आहरण करता है तो उस पर 6 माह का लगेगा, 6 मंथ। तो 24,000 रुपये गुणित 6, 10/100 गुणित 12। ठीक है, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 6 दूनी 12 और ये 1200। तो हमारा जो आहरण आ गया 1200 रुपये। देखिए, नंबर 1 1300, नंबर 2 1100 और नंबर 3 1200। इस प्रकार से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है। ये आपको याद रखना है भाई। टोटल ड्राइंग, कुल आहरण, प्रत्येक माह 2000 आहरण कर रहा है, 12 महीने के 24,000 हो गए। एवरेज मंथ, एवरेज मंथ याद रखना पड़ेगा, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण कर रहा है तो 6.5 माह, 6.5। प्रत्येक माह के एंड में, अंत में आहरण कर रहा है तो 5.5 माह, 5.5। और प्रत्येक माह के मध्य में आहरण कर रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो 6 माह का उस पर आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो कुल आहरण गुणित एवरेज मंथ गुणित दर बटे 100 गुणित 12। क्लियर, इस प्रकार से हमें इस कैलकुलेशन करना है। ये था हमारा कौन सी मेथड थी, ये औसत विधि, एवरेज मंथ वाली औसत महाविधि थी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम देखने वाले हैं गुणनफल विधि से। यहाँ पर हम गुणनफल विधि के बारे में हम समझेंगे कि किस प्रकार से गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। मेरा एक फर्म में साझेदार है, उसने 31 दिसंबर 18 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्न राशियां निकाली।
अब मैंने गुणनफल विधि कब लागू होगी, जब आहरण की राशि निश्चित ना हो और दूसरा उसकी अवधि निश्चित ना हो। देखिए उसने 1 फरवरी को 12,000 आहरण किया, फिर उसने 30 अप्रैल को आहरण किया 6,000 का, फिर 9,000, 12,000, 8,000, 7,000। आहरण की राशि फिक्स नहीं है, अलग अलग आहरण किया है। दूसरा उसकी अवधि भी फिक्स नहीं है, फरवरी के बाद सीधे अप्रैल में, फिर जून में, फिर अगस्त में, फिर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में, ये कोई फिक्स नहीं है। ये दोनों स्थितियां फिक्स न होने की स्थिति में यहाँ पर गुणनफल विधि मतलब यहाँ पर हमें टेबल बनाना पड़ेगा। डेट, आहरण, मंथ और प्रोडक्ट, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्रोडक्ट करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12। इस प्रकार से हम उसको हल करने वाले हैं। आहरण पर ब्याज की दर 9% है। आहरण पर ब्याज की दर कितनी? 9%। गुणनफल विधि से आहरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको हम हल करेंगे तो मजा आएगा आप लोगों को भी। चलिए अब यहां पर एक टेबल बनाएंगे हम और फिर हम उसके फॉर्मूले से वो हल करने वाले हैं। इतना बड़ा नहीं बनाया अपन, छोटा सा बनाते। डेट, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट। इधर क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए जगह छोड़ देते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डेट, कौन सी तारीख को हमने आहरण किया, उसके बाद में आहरण की राशि, कितने रुपए का आहरण किया, इसके बाद मंथ, कितने महीने हुए, और यहां आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, और लास्ट में हम टोटल कर देंगे प्रोडक्ट का। चलिए नंबर 1, कैलकुलेशन टेबल। डेट, आहरण, मंथ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला आहरण, यहां मैं इसको बड़ा कर दूं। पहला आहरण कब किया उसने? 1 फरवरी को आहरण किया। और कब है? 31 दिसंबर 18 को खाते बंद हो रही है, याद रखना पड़ेगा। 31 दिसंबर 18 को खाते बंद हो रहे हैं। उसने फरवरी में आहरण किया 1 फरवरी को, इसका मतलब जनवरी का महीना चला गया तो 11 महीने हुए, है ना। 2000, इसमें सभी में 18 ही लागू होगा, तो फरवरी, फर्स्ट, कितने का आहरण किया उसने? 12,000 रुपए का आहरण किया। अब कितने महीने हो गए? 11 महीने हो गए। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 12,000 गुणित 11 कितना होगा? 12,000 गुणित 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 12 और 13, 1,32,000 रुपए। प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1,32,000 रुपए। नंबर 2, 30 अप्रैल को उसने आहरण किया, अप्रैल 30 को, तो 30 अप्रैल मतलब अप्रैल का महीना चला गया, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए? 8 महीने। ठीक है, तो यहां पर 8 महीने उसने 6,000 रुपए का आहरण किया और मंथ हो गए 8, 8 6 48,000 रुपए का हो गया, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है 30 जून को, कितने का आहरण किया? 30 जून को उसने 9,000 का। 30 जून, जून तो चला गया,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 माह, नमी छिंग 54,000 रुपए। फिर 31 अगस्त को उसने आहरण किया, 31 अगस्त को कितने का आहरण किया? 12,000 रुपए का। अगस्त का महीना चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे, 4 चौक 48,000 रुपए हो गए। फिर 1 अक्टूबर, अक्टूबर फर्स्ट को 8,000 का आहरण किया। 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर का महीना गिना जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ, 8 तिया 24,000 रुपए। और फिर दिसंबर, 31 दिसंबर को आहरण किया 7,000, ठीक है, और जीरो तो 7,000 ही आएगा। ठीक है। वैसे यहाँ जीरो ही आना चाहिए, कुछ नहीं आएगा। अब टोटल कर लेते हम इसका। टोटल करते हैं, 1,32, 1,32,000 प्लस 48,000, 54,000, 48,000, 24,000, 3,06,000 रुपये। टोटल हमारा कितना हो गया? 3,06,000 रुपये। मतलब ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हो गया हमारा 3,06,000 रुपये का। अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट 100/12। टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 3,06,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, 100 गुणित 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 306 कट रहा है, 12 दूनी 24, 6, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, ये आ जाएगा 255 गुणित 9, नफा 45, नफा 45, 4 49, 9 दूनी 18 और 4 22, 2,295 रुपये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि से हमें आहरण पर ब्याज की गणना करना होगा। तो उसके लिए दो बातें ध्यान रखना है। एक तो उसके आहरण अलग अलग हो, उसने यहाँ पर आहरण अलग अलग किए, पहले 12,000 किया, फिर 6,000, फिर 9,000, फिर 12,000, फिर 8,000, 7,000, ये अलग अलग है। दूसरा उसकी तारीखें भी अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में हमें ये टेबल बनाना पड़ा, डेट, ड्राइंग, मंथ, और ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हमें करना है, आहरण और मंथ का। तो ये प्रोडक्ट आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसको जोड़ दिया और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। सीधा सीधा फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। तो कुल उत्पाद गुणित दर बटे 100 गुणित 12, ये कुल उत्पाद है, ठीक है। गुणन फलों का योग, वो क्या बोलेंगे? गुणन फलों का योग। तो यहाँ आएगा गुणन फलों का योग गुणित ब्याज की दर बटे 100 गुणित 12। ये हमने जो गुणनफल किया है ये गुणनफल कहलाता है। और ये क्या है? ये गुणनफलों का योग है।
गुणनफलों का योग, और यहां भी हमने लिखा गुणनफलों का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 12। हिंदी में भी लिख दिया मैंने, ठीक है, आ जाएगा समझ में। चलिए, ये दो विधि हो गई, गुणनफल विधि भी हो गई और हमारी एवरेज मेथड भी हो गई। अब ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसी के आधार पर, ये दो प्रश्न के आधार पर ही आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, ये दो विधियां जो है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, गुणनफल विधि आ जाए या औसत अवधि विधि वाली आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप यदि ये दो मेथड को समझ लेंगे, सबसे जरूरी है मेथड को समझना। आप इस मेथड को समझ लेंगे, आप कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप उसको हल कर लेंगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेथड को समझना। मैंने जो रूल्स बताया उन रूल्स को याद रखना, है ना। तो उस आधार पर हम करेंगे तो आसानी से हम उसको कर पाएंगे। अब यहाँ पर आहरण पर ब्याज वाले क्वेश्चन नहीं है, वैसे ये दो ही प्रकार के होते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे और उसमें हम जो लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। अभी तक मैंने पूंजी पर ब्याज की गणना सिखा दिया, आहरण पर ब्याज निकालना सिखा दिया। अब हम मेन हमारा जो अकाउंट है, साझेदारी फर्म के द्वारा बनाया जाने वाला जो खाता है वो कौन सा है, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, वो हम करने वाले हैं कल की क्लास में, ठीक है। अभी इवनिंग में हमारी क्लास नहीं रहेगी, मॉर्निंग में ही रहेगी, है ना। इसलिए मैं एवरीडे मॉर्निंग में ही क्लास ले रहा हूँ और वो आप लोगों को देखना है, ठीक। कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू, बाय।